आप देख रहे हैं हम लोग। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। हमारे देश में जहां साक्षरता को लेकर एक अभियान चला हुआ है, जागरूकता दरअसल साक्षरता के आधार पर ही आती दिखाई दे सकती है। इस देश में जहां अभी भी तकरीबन 40% लोग ऐसे हैं जो शायद थोड़ा बहुत पढ़ लिख तो जरूर लेते हैं, लेकिन उन्हें आप साक्षर नहीं कह सकते। वाकई में अगर देश को विकास के रास्ते पर आगे लेकर चलना है तो लोगों का साक्षर होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। और इसमें जरूरी यह है कि तमाम सरकारी संसाधनों के अलावा हम और आप मिलकर अपने आसपास लोगों की जिंदगियां बदलते हुए दिखाई दें। तो आइए आज आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो अपने साथ लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं, जो लोगों को साक्षर नहीं बना रहे बल्कि उन्हें एक संपूर्ण नागरिक बना रहे हैं, उन्हें एक संपूर्ण इंसान बना रहे हैं। उन लोगों से मिलाया आपको। इससे पहले एक छोटी रिपोर्ट देखिए। इसे देश की सबसे बदरंग तस्वीर ना कहें तो और क्या कहें। भारत का भविष्य कहा जाने वाला बचपन यूं साइकिल पर शिक्षा लेने को मजबूर है। लेकिन तारीफ करनी होगी आदित्य की, जो अपने काम से वक्त निकालकर यूं गरीब बच्चों के बीच शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। आदित्य पिछले 20 साल से झुग्गी झोपड़ियों में घूम घूम कर बच्चों को तालीम दे रहे हैं। लेकिन ऐसा करने वाले आदित्य अकेले नहीं हैं। अब आपको देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि दिल्ली में शिक्षा के लिए जो सुविधाएं हैं वो शायद किसी और शहर में नहीं है। बावजूद इसके लाखों बच्चे हैं जो आज भी शिक्षा से महरूम हैं। इन्हीं बच्चों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने का जिम्मा संभाला है राजेश शर्मा ने। राजेश यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के नीचे गरीब बच्चों के लिए स्कूल चलाते हैं। ये पेशे से तो दुकानदार हैं, लेकिन दुकान से वक्त निकालकर सुबह 2 घंटे गरीब बच्चों को जरूर पढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं मेट्रो पिलर के नीचे बना ये वो स्कूल है जिसमें ना बेंच है ना अच्छा ब्लैक बोर्ड है, लेकिन जज्बा है कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का। बताया जाता है कि 80 से 100 बच्चों के स्कूल में किताबें, ड्रेस या खाने पीने की चीजें स्कूल की तरफ से दी जाती हैं, जिसकी व्यवस्था संचालक राजेश कुमार करते हैं। पढ़ाई को लेकर बच्चों का लगाव भी इस कदर है कि हर 2 मिनट में गुजरने वाली मेट्रो ट्रेन भी उनका ध्यान भटकाती नहीं है। शिक्षा को लेकर एक तरफ जहां सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं, वहीं राजेश जैसे लोगों की निस्वार्थ सेवा से सरकार की कथनी और करनी का फर्क उजागर हो जाता है। टीम न्यूज नेशन। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना सब कुछ आज देश के नाम निछावर कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है। और वाकई में ऐसे लोगों की तारीफ करनी चाहिए। आइए स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मी चंद्रा जी, राजेश शर्मा जी, सिल्वेस्टर पीटल, दीपक संगे साहब और अनु पारिक जी इस वक्त हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं। आप सबों ने अपने बहुत अच्छे करियर को या तो साथ लेकर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की है या उसे छोड़कर इस कोशिश में आगे बढ़ रहे हैं। आप सबों को मेरा अभिनंदन कि आप लोग इतना बड़ा काम करते दिखाई दे रहे हैं और वाकई में हम आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। लक्ष्मी जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, आपको कैसे सूझा कि बच्चों को पढ़ाना आपको अच्छा लगेगा, आपके मन को शांति देगा और इसके साथ साथ बच्चों को उनका भविष्य, ये बात आपके दिमाग में आई कैसे? हाँ, हमारे मन में शुरू से ही ये दिमाग में बात आई कि हम एक बंधुआ मजदूर का बच्चा हूँ जी, जहाँ पर कहीं न प्यार मिला न सहने मिला, सब कुछ होते हुए भी हम कुछ नहीं कर सका। तो इस दिशा में ही मैंने अपने आप को ढाला। पढ़ाई के क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाना सबसे बड़ा उचित कर्तव्य मैंने माना जी। इस बात को लेकर के हम 1980 से गरीब बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, जो हिंदुस्तान के कोने कोने तक ये हमारा आवाज जा रहा है। इसके साथ साथ हम दिल्ली 1996 से पढ़ा रहे हैं गरीब बच्चों को, जहां हमें सराहना और सम्मान दिया। वहां मैंने कसम खाया था कि गरीब यहाँ भी हम उन बच्चों पर विशेष ध्यान देंगे जहां इसकी जरूरत है। हम यही चाहते हैं कि हर बच्चे देश का जो जहां पर शिक्षा का कोई माहौल नहीं है, जहां के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनको हम यही चाहते हैं कि वो भी पढ़े, अपने जीवन को सुधारे और जीवन में नया कुछ करने की बात लाए। तो हमारा आज भी उद्देश्य यही है जी कि देश के
सभी लोगों से यही अपेक्षा करते हैं, अनुरोध करते हैं कि कोई भी साक्षर व्यक्ति जो हैं वो अब जिस परिवेश में रहते हैं, जिस परिवेश में पलते ढलते हैं, चलते फिरते हैं, उस माहौल को देखें, वहां पहचानें, उस स्थिति को पहचानें जहां पर प्रकाश की किरण नहीं है, शिक्षा का कोई माहौल नहीं। बहुत महत्वपूर्ण काम है लक्ष्मण जी। और तो मैं वाकई में बधाई देना चाहूंगा कि आप अपने पृष्ठभूमि को नहीं भूलें। आपने कहा कि आप बदमा मजदूर फैमिली से हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि आप उसे लेकर आज चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अनूप जी, आपने ओहायो यूनिवर्सिटी में अपनी नौकरी छोड़ी और मुंबई में अब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या चीज थी जिसने आपको प्रेरित किया? क्या ये आपका हिंदुस्तान प्रेम था? हाँ जी। या फिर बच्चों के बारे में आपके दिल में वो कसक थी जिसे पूरा करने के लिए आज आप एक बहुत ही अच्छी नौकरी छोड़कर हिंदुस्तान में बच्चों के साथ काम कर रहे हैं? जी मैं एक सिंपल सी बात यही है कि मेरे को पहले मालूम नहीं था टीचिंग कैसी होती है। मैं बाय चांस टीचिंग में घुसा और मेरे को चांस मिला था 4 साल पहले पढ़ाने का। और उस टाइम से जब मैं क्लासरूम में घुसा, मुझे तब मालूम पड़ा कि मुझे कितना प्यार है पढ़ाने से और मेरे को कितना अच्छा उससे लगता है। तो जो करियर मैंने छोड़ा वो तो छोड़ा, लेकिन जो करियर मैं बना रहा हूँ अभी, मेरे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण बन गया। जो मैं काम हर दिन सुबह उठ के खुशी से करता हूँ, या जो मैं डेली जो मेरा रेगुलर काम है वो काम नहीं लगता, वो मेरे लिए रेगुलर लाइफ की तरह है। तो शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं था। एक बार जब काम चालू किया पढ़ाने का तो छोड़ने का मन नहीं किया अभी तक। ये आपने बहुत ही ईमानदारी और बेबाकी से बातें रखी हैं, लेकिन क्या इतना आसान होता है? जरा सोचिए, एक बढ़िया अच्छी जिंदगी, चमचमाती फर्राटेदार गाड़ियां, विदेश का माहौल, वहां से निकलकर हिंदुस्तान अपने आप को विस्थापित नहीं करना, बल्कि यहां स्लम के बच्चों के साथ मिलकर काम करना इतना आसान नहीं है जितना आप कहना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, ये आसान इसलिए हमें लगता नहीं है कभी कभी, क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है बचपन से कि हमें जो फाइनली करना है ये है कि बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, आराम चाहिए। सिर्फ आराम की जिंदगी जीने के लिए जिंदगी वो पूरी नहीं होती है। जिंदगी में मेहनत तो करनी है। तो वो ऐशो आराम सब मुझे भी बचपन में वही चाहिए था, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, आराम। एक बार जब काम में दिलचस्पी आने लगी, जब मुझे मजा आने लगा काम में ज्यादा, तब मुझे मालूम पड़ा कि वो सेकेंडरी हो जाती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है खुशी, इंपॉर्टेंट चीज है कि डेली अपने आप को कहो कि मैं ये काम कर रहा हूँ और मुझे पसंद है। ये नहीं कि मैं आगे क्या करूंगा, अभी इस मौके पर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं उससे संतुष्ट हूँ तो मैं और कुछ मांग नहीं सकता। तो शुरुआत में थोड़ा लगा था कि ये मुश्किल होगा, डर तो जरूर था। दोस्तों ने बोला, घर वालों ने बोला, मेरे स्टूडेंट्स ने भी बोला कि शायद जो कर रहे हो वो सही नहीं है। पर ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं थी और पता लगा कि यही सही चीज थी मेरे लिए। बहुत खूब। राजेश जी, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आप भी बच्चे बन जाते हैं क्या? अब बचपन तो पहले से ही जो है याद आता ही है जी। तो उस चीज को भूल करके हम बच्चों के साथ में जो है जुड़ जाते हैं जी कि जिस प्रकार से हमारा बचपन गुजर गया, शायद इन बच्चों का भी अच्छी तरीके से गुजरे। जी। हमारे भी जीवन में ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी जो कि जिस वजह से क्या नाम है वो पीछे छोड़ा उनको। जी। आज उन चीजों को याद करके जो है हम बच्चों के साथ में आकर के सब कुछ भूल चुके हैं। जैसे कि हम जिस समय पर गांव क्षेत्र से जब निकले थे, उस समय हमारे आसपास कोई डिग्री कॉलेज नहीं थी। जी। तो आज भी हमारे जीवन में वो सपना रहता है कि काश हमारे पास में डिग्री कॉलेज होती। जी। 50 किलोमीटर की दूरी पर जो है हमको जो है जाना पड़ता, वो अगर पास में होती तो शायद पढ़ाई भी हमारी पूरे अच्छे तरीके से होती। जी। तो उसी चीज को, कमजोरी को लेकर के कुछ मन में ऐसे विचार आया कि हम लोगों के साथ में ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के साथ में ऐसा ना हो। तो इसी वजह से जो है हम बच्चों के साथ में एक दिन अचानक यमुना बैंक में गए, उधर जो है जाकर देखा बहुत से बच्चे जो है मट्टी धूल वगैरह में खेल रहे थे। तो वो स्कूल नहीं का नाम है जाते थे। तो उन लोगों के माँ बाप वगैरह से भी हमने बोला कि भाई आप दिल्ली में आए हो, बच्चों को पढ़ाते लिखाते क्यों नहीं हो? जी। तो वो टोटली लोग जो है कूड़ा बीनने वाले और जो है रिक्शा चालक, फार्मर,
कबाड़ा बीनने वाले, इस तरीके के लोग थे। तो उन लोगों को जागृति जगाया, यानी सो रहे थे तो उनको जगाया, जगा करके उनके अंदर जागृति पैदा किया और उन्हीं के बच्चों को एक पेड़ के नीचे लेकर के बैठ करके और स्टार्टिंग कर दिया। आज जो है उसी का नतीजा है कि 200 बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। देश देख रहा है इस बात को। और मैं सभी देशवासियों से कहता हूं कि आपके माँ बाप ने जो भी शिक्षा का दान आपको दिया है, पढ़ाया है, लिखा है, उसका 10% गरीब बच्चों को अवश्य दो, जिससे कि उनका उद्धार हो सके। नहीं, अगर आपकी फिलॉसफी पे चले तो हमारा देश तो अगले 10 साल के भीतर ही साक्षर हो जाए पूरे तरीके से। मैं तो पढ़े लिखे लोगों से यही चाहता हूं कि क्या नाम है वो जरूर अपने जीवन में इस चीज को जो बदलाव लाए, जिससे कि क्या नाम है भारत हमारा जो है आगे। बिल्कुल पीटर साहब, आपके बारे में जो मुझे बताया गया, आप लोगों को बहुत अलग तरीके से प्रेरित करते हैं। यहाँ तक कि अभी हमारे जो कोऑर्डिनेटर साहब है वो आपसे इतने प्रभावित हो गए आपसे 5 मिनट के बातचीत के बाद कि कहने लगे कि आपके जैसे पॉजिटिव इंसान से मुलाकात नहीं हुई। तो ये पॉजिटिविटी का भंडार आपने अपने अंदर कहाँ से पैदा कर लिया साहब? मैं सभी लिसनर्स को यही कहना चाहता हूँ, जो भी अभी मैं कहने वाला हूँ, क्योंकि हमारे देश में ये होता है कि ये हमारे देश में हो नहीं सकता करके। तो कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ माई एंजल्स एकेडमी के बारे में, जो बहुत यूनिक है। मैं ये जर्नी 13 साल की उम्र में शुरू कर दिया था। 13 साल की उम्र में? 13 साल के, यानी अकबर और आप एक साथ चल रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और 9वीं कक्षा में ही सबने साइकेट्रिस्ट विजिटिंग कार्ड विजिट करा मेरे घर पे, तो सिल्वेस्टर पीटर का अगला नाम रख दिया था पागल, मैड। सो आजकल मैं मम्मी को बात है, साइकेट्रिस्ट आ रहा होगा तो आपके घर में तो बहुत कुछ सवाल बचा होगा। तो मम्मी, आज मैं मम्मी को छेड़ता हूँ कि आपका पागल बेटा फेमस हो गया, पेपर वेपर में आता है, न्यूज। तो माई एंजल्स एकेडमी में 130 बच्चे हैं। 130 बच्चे गाली नहीं देते, एक भी बच्चा गाली नहीं देता। क्या बात। हमारे पास ग्राउंड नहीं है। 3:30 बजे सवेरे उठते हैं। 3:30 बजे सुबह? सवेरे। सोते कब हैं? कितने बजे भी सोए, 3:30 बजे सवेरे उठते हैं और अंडर द स्ट्रीट लाइट हमारा फुटबॉल ट्रेनिंग शुरू होता है, योगा ट्रेनिंग शुरू होता है। और दिल्ली के बेहतरीन टीम, इंटरनेशनल टीम जैसे आर्सेनल, ऐसे टीम को हमने उन्हीं के ग्राउंड में जाके हराया। और क्योंकि जब 13 साल की उम्र में जब बच्चा क्योंकि विद सालों के साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी चेंज होता है। ऑब्जेक्टिव पहले तो मेरा यह था कि डिग्निटी टू द स्लम चाइल्ड। तो बच्चों का मेरा ये था कि 12-11 साल में ही उनका बचपन, मतलब खेल, मतलब मैं बड़े ऐसे ही खड़े होकर बोलता था कि ए फंडामेंटल राइट ऑफ ए चाइल्ड टू प्ले। तो बोलते थे मद्रासी बड़ा राइट्स वाइट्स की बात कर रहा है। तो फर्स्ट वो था। फिर उसके बाद मेरे को ये था कि हमारे देश में अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे इंजीनियर्स हैं, लेकिन ये टेक्निकली अच्छे हैं, इंसानियत नहीं है। अच्छा डॉक्टर वो हार्ट आपका निकाल देगा, हार्ट स्पेशलिस्ट होगा, लेकिन उसका दाम इतना होगा, मतलब टेक्निकली बहुत अच्छे हैं। हमारे ये जो बच्चे हैं, जब मैं बड़े बड़े बिग एनजीओ या सेमिनार्स में जाता हूं तो उनको बोलता हूं कि जब आप इतने बड़े एनजीओज हैं, आपके जब आप पैम्पलेट पेपर या जो भी आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें इतना बच्चे का इतना शक्ल बुरा होता है। आप माई एंजल्स के बच्चे को देखेंगे, एक बच्चा भी दिखेगा नहीं झुकी गया, इतना क्लीन। एक संदीप है मेरा, एक स्टूडेंट है, ही वॉज अ बेगर एट द सिग्नल, टुडे इज अ बैंकर एट इंडियन बैंक। ऐसे मोहम्मद तंजीर लिवरपूल इंटरनेशनल एकेडमी में उसका चयन हुआ था। क्या बात है, मतलब 2 बच्चे फ्रांस में सेलेक्ट हुए ऑन मेरिट। मैं हर बच्चों को ऐसे ट्रेन कर रहा हूं। साइकियाट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा जिससे आप मिलने पहुंचे थे जब आप 13 साल के थे, पता तो चले क्या किया आपने। दीपा जी, रेलवे की बढ़िया नौकरी और उसके बाद आप फिर बच्चों के बीच में, ये सफर कैसे तय किया आपने और क्या इंस्पायर कर गया आपको? रेलवे की नौकरी तो खैर मैंने इसलिए नहीं छोड़ी थी, बट आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी, कि हम लोग को इतना मिला है तो हम कुछ न कुछ सोसाइटी को दें। तो ये मेरा वो था। और हमारे घर के पास थोड़ा सा स्पेस है, अवेलेबल है बेसमेंट का, तो वो मैंने अपने सोसाइटी में, मिस्टर भसीन है, उन्होंने ये बुक्स फॉर ऑल शुरू किया था एक बहुत छोटे से मकसद से कि हमारे पास इतने बुक्स आते हैं, क्यों ना किसी के यूज आए। ये इससे उन्होंने शुरू किया था। तो मैंने वो बेसमेंट पहले उनको दिया कि भाई आप इसको यूज करिए, आप बहुत अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, इसको यूज करिए। और फिर मैं उनके साथ फिर जुड़ गई। तो उन लोगों ने इससे शुरू किया था, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे एज दे गॉट एक्सपीरियंस वो बदलता गया। फिर उन्होंने एक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में लाइब्रेरी शुरू की, वहां पे वो बुक्स रखे, सो दैट
चिल्ड्रन गेट दैट एंथुजियाज्म, पढ़ने का उनको जिज्ञासा हो, अपार्ट फ्रॉम देयर स्कूल वर्क एंड स्टडीज, कुछ अलग सा सीखें, बुक्स देखें, प्रेरित हों। तो ऐसे शुरू किया। अब ये 5-6 स्कूलों में ये लाइब्रेरीज अब शुरू हो गई हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो लाइब्रेरी तो खुल गई, लेकिन फिर कई सारे चैलेंजेस आए, जैसे कई बच्चों को बिल्कुल पढ़ना भी नहीं आता था, तो कई सारे एक्टिविटीज में फिर हम घुस गए कि जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ना आता है तो हम टीचर्स को हेल्प कर रहे हैं टू ब्रिंग देम अप टू पार। फिर एक्टिविटीज करवा रहे हैं, स्पोर्ट्स डे है, इंडिपेंडेंस डे है। तो अभी हमने एक इंडिपेंडेंस डे फंक्शन करवाया था जहां पीछे हमारा गेजे के स्कूल के 58 चिल्ड्रन, दे परफॉर्म द एंटायर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल consisting of narration, dances, dandi march, पूरा। तो एंड इट वाज द बेस्ट इवेंट इन आवर सोसाइटी। क्या बात है, मतलब आप लोग को देखकर तो लगता है कि हम लोग शायद घंटों बात कर सकते हैं आपके तजुर्बों पर, लेकिन यहाँ रुकना पड़ रहा है बस कुछ मिनट के लिए। बने रहिए हमारे साथ, हम लोग जारी है और ये जानेंगे कि हमारे साथ जो हमारे तमाम मेहमान हैं उनकी आंखों में इतनी चमक क्यों है। भाई बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं हम लोग, और आज हम कुछ ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो अपने व्यस्त जीवन में उस वक्त को निकालते हैं जिसके जरिए वो बच्चों को साक्षर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी पहल जो आज दरअसल हर हिंदुस्तानी का धर्म है, क्योंकि जब तक साक्षरता पूरे तरीके से देश में नहीं आती, बताइए इससे बड़ा अभिशाप और क्या हो सकता है। हमारे पास वक्त की कमी है, इसलिए अनूप जी मैं बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहता हूं, एक ऐसी चीज जो आज आपके लिए हसरत है जिसे आप पूरी करना चाहते हैं। मतलब हसरत है, मतलब मैं क्या देखना चाहता हूँ आगे? हाँ, क्या आपका एक ऐसी ख्वाहिश क्या है? व्हाट इज योर ड्रीम? सवाल एक बार फिर से पूछेंगे। एक ऐसा सपना जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। मेरे लिए तो छोटी जगह, मतलब छोटा सपना तो ये है कि मेरे बच्चे जो अभी जिनको पढ़ा रहा हूँ जी, वो 10वीं में अच्छा करें, उनको जो जॉब चाहिए फ्यूचर में कॉलेज के बाद वो जॉब करें अपनी चॉइस का। कोई जॉब बड़ा या छोटा नहीं होता, जॉब अच्छा, हर जॉब अच्छा होता है, कैसे उसको करें, क्यों करें, उससे फर्क पड़ता है। मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट्स जो अभी हैं वो ये सीखें और ये कर पाएं। बड़ा सपना अगर देखा जाए तो किसी दिन इंडिया के सारे बच्चों के पास वो ऑप्शन रहे, वो चूज कर पाएं क्या करें, और इस बेसिस पे नहीं कि जॉब की कीमत क्या है। इंसान के काम पे कीमत नहीं लगानी चाहिए। बिल्कुल, इंसान कितने खुशी से, कितने मन से काम करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं क्षमा चाहता हूं, वक्त की कमी है, इससे मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। लक्ष्मी जी, बहुत संक्षेप में आपकी एक ख्वाहिश क्या है? हमारा ख्वाहिश है कि भारत के हर झोपड़ी में शिक्षा के रूपी प्रकाश की किरणें फैले और हर झोपड़ी के बच्चे शिक्षा से जुड़े। मेरे पास जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। दीपा जी, एक आखिरी सवाल आपसे, इतना ही ले पाऊंगा। ख्वाहिश तो है, लेकिन एक चीज जो आप चाहती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं करके रहूंगी। ये जो बुक्स फॉर ऑल का मॉडल है, जिस तरह का, जो हाउसवाइफ हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, बच्चे हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं इसके साथ, तो इसकी रीच बढ़ जाती है। मैं चाहती हूँ कि इस तरह का मॉडल जो है हम और फैला सकें। जो एफ्लुएंट हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो किस तरह जुड़ सकें इसके साथ। तो क्या हम इस मॉडल को और फैला सकते हैं, ये चीज मैं करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, आपने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला और हम उम्मीद करते हैं कि इन 5 लोगों से बातचीत करने के बाद और देखने के बाद आप कम से कम इतना प्रेरित तो जरूर हुए होंगे, और कुछ नहीं तो अपने आसपास 2 बच्चे को पढ़ाना शुरू कीजिए, देखिए जिंदगी मुस्कुराने लगेगी। बहुत धन्यवाद। हम लोग में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़।